चलिए, हमारा आज हमने कवर किए हमारे चैप्टर नंबर 10 से लेकिन 12 तक के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। अब हमारे बचा है चैप्टर 9 एंड चैप्टर नंबर 13। इसके क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। बेटा देख, क्वेश्चंस कवर करने से पहले ना थोड़ी सी बातें समझ। ये दोनों चैप्टर कौन कौन से? चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 13। बेटा चैप्टर नंबर 9 बात करता है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट आइटम्स, मतलब इनकम का, एक्सपेंडिचर्स का, एसेट्स का, लायबिलिटी का ऑडिट कैसे करोगे, राइट। एंड चैप्टर नंबर 13 है आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, लाइक हॉस्पिटल्स का ऑडिट कैसे होगा, होटल्स का ऑडिट कैसे होगा, स्कूल्स का ऑडिट कैसे होगा, राइट। बेटा देख, ये दो चैप्टर ऐसे पेपर में आते हैं। दोनों चैप्टर्स को मिलाऊं तो सिर्फ 20 नंबर का बहुत आराम से दोनों चैप्टर्स में से आ जाता है, 9th एंड 13 को मिला के, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है इसके अंदर क्या नंबर ग्रैब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है? बच्चे इसके अंदर मार के आते हैं गप, प्योर गप। उनके दिमाग में ना सारे के सारे पॉइंट हो जाते हैं मिक्स, है ना। तो देख, एक सिंपल सी बात है, तुम बोलो कि भाई मैं तो इतने सारे पॉइंट लिख के आया था और मुझे नंबर नहीं मिले। सर बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत सारे पॉइंट लिख के आओ, उसके बाद भी आपको नंबर नहीं मिले। बिकॉज सर देखो, एग्जामिनर को चाहिए बहुत रेलिवेंट पॉइंट कि भैया देख, कुछ पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है, जो हर जगह चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं मतलब एज एन वो उस क्वेश्चन में यूज, मतलब एक काम करते हैं, एक बार ना जरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस कवर करेंगे ना, उसके बाद समझ पाओगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू वाउच एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या क्या है सर? गुड सेंट्स आउट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। क्वेश्चन समझ में आया कि भैया सेल करिए ऑन रिटर्न बेसिस, इसका ऑडिट कैसे करोगे, इसको चेक कैसे करोगे, राइट। बेटा देख, बाकी सारे पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि हमें अकाउंटिंग चेक करनी है, राइट। एंड हम देखेंगे कि भैया अथॉरिटी थी कि नहीं थी। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एएस के अंदर भी कवर होता है, आपके इंडियास के अंदर भी कवर होता है। भैया वो क्या है? देख, अगर सेल्स रिटर्न बेसिस पे की गई है ना, तो आप तब तक सेल बुक नहीं करते अपने रिकॉर्ड्स के अंदर जब तक सामने से कस्टमर से आपके पास अप्रूवल ना आ जाए, राइट। या फिर अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिए, मतलब आपने बोला कि सर 15 दिन के 15 दिन है आपके पास, अगर आपको गुड्स समझना है तो आप रिटर्न कर देना। तो भैया या तो वो 15 दिन ना क्रॉस हो जाए या फिर सामने से अप्रूवल ना आ जाए कि सर हमने अपनी गुड्स, आपके गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो तब तक आपको सेल्स बुक नहीं करनी होती है, राइट। तब तक ना तो आप सेल्स बुक करते, ना आप अपने क्लोजिंग स्टॉक में से इसको हटाते हो, ठीक है। बात समझ पाए? तो दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट जो सिर्फ खाली इसी क्वेश्चन में मतलब इसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से ना ये जो चैप्टर नंबर 9 है और 13 है, अगर मैं अब देख थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप इसके अंदर नंबर ग्रैब करना चाहते हो ना, इन दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर्स के अंदर, पेपर के अंदर तो आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर के अंदर नहीं आता। बस इतना सा है कि प्लीज़ आप अपना ना कमांड बना के चलो। कमांड एज इन बी स्पेसिफिक, थोड़ा लॉजिकल पढ़ोगे ना। एक एडवाइस और दूंगी, चैप्टर नंबर 9 हो गया और उसके साथ आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपके जो इंडियस है उनको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलना। लिंक करके पढ़ोगे ना तो इनके आंसर आप ज़्यादा बेटर, अच्छे तरीके से लिख पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सर? गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। भैया आपने गुड कंसाइनमेंट बेसिस पे भेजी, तो इसका ऑडिट कैसे करोगे? अब आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा? भैया कमीशन आया कि नहीं आया, लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है कंसाइनी के पास, वो किसकी बुक्स में आ रहा है? कंसाइनर की बुक में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ पा रहे हो? किस वैल्यू पे आ रहा है, राइट। सामने से जितनी सेल की थी उन सब के पैसे आए कि नहीं है, उन सब के ऊपर कमीशन दिया कि नहीं दिया, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट जो कंसाइनमेंट के गुड्स में ही आएगा, राइट। तो बेटा जब भी तुम 9 चैप्टर या 13 चैप्टर प्रिपेयर करो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत स्पेसिफिक लर्न करके जाओ। स्पेसिफिक है, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भैया इसका आंसर ये है, इसके लॉजिक्स ये हैं। कुछ पॉइंट हमेशा कॉमन रहते हैं जैसे कुछ समझ में नहीं आया, आप हर किसी में लिख सकते हो कि आपको चेक करना है कि अकाउंटिंग एज पर द FRF, एज पर द AS, एज पर द इंडियस है कि नहीं है। जिसने एक्सपेंडिचर किया या जिसने भी एक्सपेंडिचर किया उसके पास अथॉरिटी थी कि नहीं थी, राइट। प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग हुई है कि नहीं हुआ, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव थे कि नहीं थे।
समझ पा रहे हो? दीज आर द सम कॉमन पॉइंट, आप हर जगह लिख सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन का जो डिमांड है ना वो स्पेसिफिक पॉइंट, अगर वो लिख के आओगे तभी नंबर मिलेगा, उसके अलावा 50 पॉइंट लिखाओ नंबर नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हो? तो इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हुए थोड़ा ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया फॉरेन ट्रैवल करते हुए एक्सपेंडिचर को कैसे चेक करोगे? सर देखो, किसी भी कंपनी के अंदर फॉरेन ट्रिप्स तो हो सकती हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम रहती है ना, असल में क्या करो, जो भी क्वेश्चन पढ़ो ना उसके अंदर ये देखो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसमें गड़बड़ कहाँ हो सकती है। सर फॉरेन ट्रिप के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बार मैनेजमेंट फॉरेन ट्रिप माराता है, बिजनेस एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, मतलब पर्सनल काम के लिए जाता है या घूमने के लिए जाता है और अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर्स के अंदर डाल देता है, ठीक है। अगर बुक्स के अंदर फॉरेन ट्रैवल्स आ रहे हैं तो भैया आप चेक करो कि जो फॉरेन ट्रैवल आए थे वो क्यों आए, बिजनेस पर्पस के लिए ट्रिप था ना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब बिजनेस पर्पस के लिए अगर ट्रिप था तो भाई एक सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस पर्पस, एक सेकेंड, अगर बिजनेस पर्पस के लिए आपका ट्रिप था तो कुछ ना कुछ तो बिजनेस एक्टिविटीज हुई होंगी, मिनट्स वगैरह चेक करो, राइट। जो बंदा गया है उसको अप्रूवल किसने दिया, एक्सपेंडिचर का, ये सब कुछ। तो हर क्वेश्चन का अपना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव्स ऑफ कैपिटल सब्सिडरीज। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे स्पेसिफिक पॉइंट क्या रहेगा, सर आप कितना लिखाओ, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ बहुत स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या है, सब्सिडरी की चेकिंग कैसे करोगे। सब्सिडरी के अंदर मेन चीज़ जो देखने वाली होती है वो ये होती है कि भैया जिस पर्पस के लिए सब्सिडरी दी गई है क्या उसी पर्पस के लिए पैसे यूज हुए हैं कि नहीं हुए, पहली चीज़। दूसरा, जिन कंडीशंस पे सब्सिडरी दी गई थी वो कंडीशन से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, इन सब का अकाउंटिंग एज पर द AS12 या एज पर द इंड AS हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके अलावा कितने भी गप पॉइंट लिखाओ, ये 3 पॉइंट आए हैं तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर ये नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है सर, समझ पा रहे हो। प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, क्लियर। तो इनके क्वेश्चंस लिखते हुए ना यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, भाई आंसर में क्या जाना चाहिए वो लिख के आओगे, गप मारोगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए बी लॉजिकल। चैप्टर नंबर 9 इज वेरी इजी, मतलब इट्स वेरी मच इजी। भाई क्या है इस चैप्टर के अंदर, एंड तुम्हें पता है पिछली बार तो मुझे ये इतना पसंद आया था पेपर के अंदर, क्योंकि पता है पिछली बार चैप्टर नंबर 9 के अंदर आई थी अमेंडमेंट्स, एंड इतनी लॉजिकल अमेंडमेंट्स आई थी, इतनी परफेक्ट अमेंडमेंट आई थी। एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑल्दो एक सेकेंड, चैप्टर नंबर 9 है क्या। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम चैप्टर नंबर 9 होता नहीं है। देख, पूरे चैप्टर के कंटेंट को कवर करे ना तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर टोटल मिला के ना 5 पार्ट में पूरा टॉपिक डिस्कस हो जाता है। एक तो इनकम का ऑडिट कैसे करोगे, एक एक्सपेंडिचर का, दूसरा ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है बैलेंस शीट्स की आइट, मतलब एसेट्स का ऑडिट कैसे करोगे, लाइबिलिटी का कैसे करोगे, कैपिटल का कैसे करोगे, राइट। ये 5 आइटम्स की ऑडिट है। अभी भी टाइम है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है आप एक काम कर सकते हो, एक दिन सिर्फ इनकम का ऑडिट कैसे करना है उसको पढ़ना, अगले दिन खाली एक्सपेंडिचर पढ़ना और इनकम वाले को रिवाइज करना, फिर एक दिन सिर्फ एसेट्स और एक दिन सिर्फ लाइबिलिटी पढ़ना और एक दिन सिर्फ कैपिटल पढ़ना। एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। एक घंटा डेली लगाओ, 5 घंटों में 5 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब हर रोज 1 घंटा लगाओगे चैप्टर बहुत प्यार से खत्म हो जाएगा। एक साथ पढ़ने बैठोगे तो नहीं खत्म होगा, समझ में नहीं आएगा, सब कंफ्यूजन में आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट आंसर देख के आने हैं, कुछ घुमा फिरा के नहीं लिख के आना। इसके अंदर स्कोरिंग चैप्टर है, राइट। इसके 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक सेकेंड, एक काम करती हूँ क्वेश्चंस पे शिफ्ट कर देती हूँ। बेटा देख, इसके अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, राइट। क्वेश्चंस एक सेकेंड, जैसे थोड़ा जूम इन कर दूँ, थोड़ा और कर दूं क्या, परफेक्ट। ट्रेड रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करोगे, तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल के एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करोगे बेटा, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि भैया जो ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं कोई भी ट्रेड रिसीवेबल एक से ज़्यादा बार ना आए, ठीक है। सारे ट्रेड रिसीवेबल खाली एक ही बार बुक हो। बुक होने के लिए भैया किसी बेसिस पे तो बुक की गई है, एंट्री जिस बेसिस पे बुक की गई है उसके इनवॉइस को आप देखोगे,
ठीक है सर, लेजर्स चेक करोगे, उसके बाद देखोगे सारे के सारे अकाउंट्स एज पर इनवॉइस वाइज हैं कि नहीं है, राइट कोई भी लार्ज अमाउंट, कोई बहुत बड़ा अमाउंट बहुत लंबे टाइम से आउटस्टैंडिंग है तो उसका रीज़न पूछोगे कि भैया ये इतने टाइम से डेटर्स के अंदर आ रहा है, आप इसके रिगार्डिंग कर क्या रहे हो, राइट बेसिकली हमें एग्जिस्टेंस के अंदर ये चेक करना है कि बुक्स के अंदर जो डेटर आ रहे हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। ऐसा तो नहीं है कोई डेटर 10 साल पुराना है, पता है उसे नहीं आना, फिर भी देखो एसेट्स कहाँ पे आता है, तुम्हारी ट्रेड रिसीवेबल है वो कहाँ आएगा, तुम्हारे एसेट साइड्स में, ठीक है एसेट जितनी ज़्यादा होगी बुक्स उतनी स्ट्रांग लगेंगी, तो हो सकता है कोई ट्रेड रिसीवेबल अब रिसीव तो होना नहीं था, 10 साल पुराना था, लेकिन कंपनी ने बैड डेट्स नहीं किया ताकि उनकी कंपनी स्ट्रांग दिखते रहे, ताकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग दिखती रहे। तो भैया आपको चेक करना है जितने भी एग्जिस्टिंग डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर रिसीवेबल्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है सर। आप सैप लगा के देखोगे कि भैया पिछली बार और इस बार के डेटर्स में कितना डिफरेंस आया है, या सेल्स के कंपैरिजन को थोड़ा करके देखोगे कि भैया अच्छा ठीक है इस बार इतना क्रेडिट सेल हुआ तो तुम्हारे डेटर्स कितने आ रहे हैं, जिस तरीके से सैप। उसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई तो उसको एक्चुअल चेक करोगे, बिकॉज रिलेटेड पार्टी के केस में कुछ गड़बड़ हो सकती हैं। तो दीज आर द सम बेसिक चीज़ें जो आप चेक करोगे कि भैया जो डेटर्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। सर ये टोटल मिला के आपके पास 7 पॉइंट है, इसके अंदर से आप 5-6 पॉइंट भी लिखा होगा ना, यू गेट द मार्क्स। लेकिन इनके अलावा आप कुछ भी बकवास लिख के आ जाओ आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट एक्चुअली वैसा नहीं लगता जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मुझे ना आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करना, जरा सुनना। द ऑडिटर ए ऑफ ABC एंड कंपनी, द फर्म ऑफ ऑडिटर इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड। ओके, एक CA फर्म है जो XYZ लिमिटेड का ऑडिट कर रही हैं। वाई परफॉर्मिंग द टेस्टिंग ऑफ एडिशनल वांट टू वेरीफाई दैट ऑल द PP परचेज इनवॉइसेज आर इन द नेम ऑफ द एंटिटी ही इज ऑडिटेड। उसको PP, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को चेक करना है और देखना है कि अच्छा एक बात बता, एक सेकंड पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बात करूंगी। परचेज इनवॉइस आर इन द नेम ऑफ द कंपनी he is audited all addition in the land building and particularly the auditor desire to have the concentrate evidence about the ownership. The auditor is worried about whether the entity has a valid ownership rights over the PP claim to be held by the entity and the records in the financial statements advise the auditor। भैया ऑडिटर को चेक करना है कि जो PPA जो PPE आ रहा है बुक्स के अंदर उसके ऊपर जो ऑनरशिप मतलब उसकी ऑनरशिप कंपनी के नाम पे है या नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ देख, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना उन सब के इनवॉइस होंगे कंपनी के नाम पे, जैसे फर्नीचर हो गया, गाड़ी हो गई, ये सर PP फिक्स एसेट्स, राइट, टेंजिबल एसेट्स, राइट सर। उसके अंदर 2 तरह की हो सकती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। जितनी भी मूवेबल होती है ना इन सब के केसेस में हम चेक करते हैं इनवॉइस, जैसे यहाँ भी लिखा गया था ये रहा कि जितने भी इनवॉइसेस हैं वो कंपनी के नाम पे होने चाहिए। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑनरशिप चेक करने के लिए हम चेक करते हैं इनवॉइसेस को, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम चेक करते हैं ऑनरशिप डीड, राइट, टाइटल डीड्स, जैसे लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इनवॉइस कंपनी के नाम पे नहीं होगा, उसमें क्या होगा ऑनरशिप डीड, इसके अंदर क्या होगा टाइटल डीड्स, ये याद रखना, ठीक है। तो मूवेबल के केस में आप इनवॉइस चेक करोगे कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, इमूवेबल के केस में आप टाइटल डीड चेक करोगे कंपनी के नाम पे है या नहीं है। सर इसके अंदर क्वेश्चन है कि PPE कंपनी के नाम पे PPE जो बुक्स के अंदर आ रही हैं क्या उसके ऊपर उसके क्लाइंट का ओनरशिप है कि नहीं है, मतलब PPE के केस में आप ओनरशिप कैसे चेक करोगे ये क्वेश्चन है। हाँ जी सर, PPE के केस में ओनरशिप कैसे चेक करोगे सर, आप देखोगे जितने भी इनवॉइस है कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, इनवॉइस मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। लैंड वगैरह के केस में आप देखोगे कन्वर्जन डीड, सेल्स डीड या टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। इन केस द प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी, अगर कोई प्रॉपर्टी जो कंपनी के बुक्स में आ रही है बट एज ए सिक्योरिटी किसी और के पास है तो उस बंदे से कंफर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा कंपनी के केस में तो क्या होता है जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उनको ना चार्ज करवाना पड़ता है, रजिस्टर के अंदर लिखवाना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भैया हम ये एसेट्स को सिक्योरिटी रख के लोन ले रहे हैं, तो उस रजिस्टर से जाके चेक कर लेना। बात समझ पाए क्लियर? तो दीज आर द पॉइंट। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, मुझे इसके बारे में एक दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगता है जो मैं अभी आपसे पूछूंगी, ध्यान से सुनना।
बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट, ये ऑनरशिप कैसे चेक करोगे, लेकिन केस ये आ गया कि सिर्फ कोई प्रॉपर्टी है, कोई पीपीई है, वो कंपनी के बुक्स में तो आ रही है लेकिन वो कंपनी के नाम पे नहीं है। क्वेश्चन फिर से बोलती हूँ, कोई पीपीई है, वो कंपनी की बुक्स में तो आ रही है लेकिन वो कंपनी के नाम पे नहीं है। समझ पाए? ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था कि भैया पीपी का ओनरशिप कैसे चेक करोगे, राइट? अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये आपके स्टडी मेट में नहीं है, जस्ट ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? सुनो जरा, क्वेश्चन क्या है। पीपीई है, आपके क्लाइंट के बुक्स में आ रही हैं लेकिन वो आपके क्लाइंट के नाम पे नहीं है, मतलब कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट में आ रहा है पीपी 1 करोड़ रुपए, लेकिन वो कंपनी के नाम पे नहीं है। अब क्या करोगे? और अब क्या करोगे सर? इस केस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया कि भैया अगर कोई पीपीई बुक्स में है लेकिन उस पर कंपनी के नाम पे नहीं है, इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या डिस्क्लोजर जाएगा और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? तो सर एक बात बोलूं, अगर ऐसा कोई केस है ना, इस केस में ना मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ता है। क्या क्या? कि भैया ऐसी कौन सी पीपीई है, उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है, अगर वो कंपनी के नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे है, राइट? उसके अलावा जिसके नाम पे है उसका रिलेशनशिप क्या कंपनी के साथ, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, क्या है, कितने पीरियड से है और क्यों है, वो किसी और के नाम पे, कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है। ये मैनेजमेंट का, आपके क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसका डिस्क्लोजर दे। एंड सेम डिस्क्लोजर हम देते हैं सर कारों के अंदर। हमारा जो कारों का क्लोज नंबर 1 है ना, उसके अंदर भी हमें सेम डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अगर कोई पीपीए कंपनी के नाम पे, मतलब कंपनी की बुक्स में आ रही है लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं है, मान लीजिए कोई लैंड है और वो डायरेक्टर के नाम पे है और कंपनी की बुक्स में आ रही है, राइट? तो इस केस में ऑडिटर को अपने कारों के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ता है, राइट? सर ये सारी अमेंडमेंट आई है लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में। तो पिछली बार जितने भी क्वेश्चंस आए थे यूजुअली इन सारी अमेंडमेंट से रिलेटेड आए थे, एंड मुझे लगता है कि सर इस बार भी अमेंडमेंट से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा बहुत प्यार से, क्योंकि बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स थी, राइट? समझ पाए क्वेश्चन क्या था? क्लियर? ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपसे पूछा, समझ पाए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड हैज इशू शेयर कैपिटल फॉर कैश एट अ प्रीमियम ऑफ 450। अरे क्या कोई कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है? आप कहोगे मैम यस मैम, प्रीमियम पे कर सकती है, डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। ओह यस, दैट इज एट द अमाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर विच इज 10 फॉर द कैश, मतलब 10 रुपये का शेयर था, 450 में बेच दिया, मतलब 440 इज प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट अ कंपनी शैल ट्रांसफर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सिक्योरिटी प्रीमियम टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एडवाइज द मींस इन विच द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी कैन बी अप्लाई। सर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? क्या ये फ्री रिजर्व की तरह कहीं भी यूज हो सकता है, डिविडेंड दे सकते हो? नहीं सर, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज़ कर सकते हो, जैसे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, राइट? उसके अलावा आप कहाँ यूज़ कर सकते हो सर? उसके अलावा अगर आपको चाहते हो कोई एक्सपेंडिचर है, मतलब रिडम्पशन शेयर या इक्विटी शेयर आपने इशू किए थे डिस्काउंट के ऊपर, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, राइट? उसके अलावा बाईबैक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने किसी डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, आप रिडम्पशन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज़ नहीं होता। सर देखो इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछता है, कभी भी ऐसा नहीं होता चैप्टर नंबर 9 या 13 में से कोई बहुत डिफिकल्ट पूछे जाएगा, लेकिन क्या होता है बच्चे गप मार के आते हैं, इसलिए इनके अंदर नंबर नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो आज इसके में से कोई खास इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, जो मुझे एक अच्छा क्वेश्चन लगता है वो मैंने आपने डिस्कस कर लिया है। बाकी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे सेल्स ऑफ स्क्रैप। भैया सेल्स ऑफ स्क्रैप के केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भैया इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपका एम्प्लॉय स्क्रैप बेच के भी आ गया, पैसे आए पॉकेट में रख लिए, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा बिकॉज स्क्रैप था, है ना? तो इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे थे कि नहीं थे, वो प्रॉपर कंट्रोल रखा कि नहीं रखा, कितना स्क्रैप था, कितने में बिका, उसकी अकाउंटिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, राइट? उसके अलावा आप इसके ऊपर सैप लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रैप के ऊपर सैप लगाना। सैप लगाना एज एन हर बार से कंपेयर करके देख भैया हर बार कितना स्क्रैप होता है, इस बार कितना था,
समझ रहे हो। और दूसरा देख, एक प्रोडक्ट को बनाने में मान ले तेरा कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग को 1 यूनिट बनाने में 2 स्क्रैप यूनिट निकल जाती हैं, तो भैया इस साल अगर 100 यूनिट बनी है तो अप्रोक्स 200 तो स्क्रैप हुआ होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर कितने रेट का मार्केट पे बिकता है, आपके यहाँ पे बुक्स में कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें, राइट। सो चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस आपसे इतना कहना चाह रही हूँ, इन चैप्टर्स के अंदर गप मार के क्वेश्चन लिख के आओगे, आंसर लिख के आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। टू बी वेरी स्पेसिफिक कि क्वेश्चन क्या पूछा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बस वही लिख के आओ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से चैप्टर नंबर 13 और देख लेते हैं। इन दोनों ही चैप्टर में आपको मैं अगर बोलूं कि मैं आपको क्वेश्चन से रीड करवाऊँ, क्योंकि कुछ बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस दोनों ही चैप्टर इज ऑल अबाउट राइटिंग स्किल, कि भैया तुमने बहुत स्पेसिफिक लिख के आओ पूरे नंबर मिलेंगे, बहुत बड़ा लिख के आए लेकिन कुछ भी काम का नहीं लिख के आए तो सर आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चल फटाफट चैप्टर नंबर 1, चल इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। You have been appointed as the auditor. You have been appointed as the auditor of an NGO. Briefly state the point on which you would concentrate while planning the audit of such organization. सर देखो, इसके अंदर उसने ये नहीं पूछा कि NGO का ऑडिट कैसे करोगे, पता चला आप लिख के आ रहे हो सब्सक्रिप्शन वगैरह की बातें, मेंबरशिप की बातें, नहीं सर। इसने सिर्फ इसका पूछा कि इसके रिगार्डिंग आप प्लानिंग कैसे करोगे, ठीक है। अब NGO का प्लानिंग कैसे करते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि NGO का काम क्या है, ठीक है, वो किस पर्पस के लिए बना है, पर्पस ऑफ द NGO, ठीक है। उसके बाद आप चेक करते हो कि भैया फॉर्म क्या है, फॉर्म का मतलब एज एन लाइक कंपनी बना है, किस सोसाइटी बना है, किस फॉर्म में बना है NGO, ठीक है, ताकि आप उसके बेसिस पे देख सको उससे गवर्निंग डॉक्यूमेंट क्या है। जैसे कि अगर कंपनी होगा तो MOA AO होगा, ठीक है, तो उसके अलावा कोई एग्रीमेंट है, वो बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर वो बना है, जिसके बेसिस पे वो बना है। सेकेंड, हम आ जाते हैं हमारे NGO पे, थोड़ा जूम इन करता हूँ, आपको दिख जाएगा। एक सेकेंड सर, NGO का ऑडिट, उसके सोर्सेज, वाइल प्लानिंग ऑडिटर कॉन्सेंट्रेट द फॉलोइंग पॉइंट। NGO को ऑडिट करते हुए ऑडिटर किन किन बातों का ध्यान रखेगा बेटा, पहले तो वो नॉलेज लेगा, पर्पस क्या है, किस एरिया में वो काम रहे हैं, उसके बाद वो रिव्यू करेंगे लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी बना है या सोसाइटी बना है, ट्रस्ट बना है, क्या बना है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगे। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम, इन सब की नॉलेज लोगे सर। उसके बाद मटेरियलिटी सेट करोगे, अपने ऑडिट रिपोर्ट का टाइमिंग और नेचर देखोगे कि भैया आपको कौन सी रिपोर्ट देनी है और किसको देनी है। उसके बाद देखोगे आपको NGO को ऑडिट करते हुए किसी एक्सपर्ट की हेल्प तो नहीं लेनी पड़ेगी, पिछली बार की ऑडिट रिपोर्ट होगी उसे कंपैरिजन करके देखोगे, उसको रिव्यू करोगे, राइट। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ द प्लानिंग। अब इसके अंदर तुम कुछ भी लिख के आ जाओ, इसके अंदर आप लिख के आ जाओ भैया कि NGO कॉन्ट्रीब्यूशंस लेता है, कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करोगे, ठीक है, एक्सपेंडिचर करता है वो चेक करोगे, नहीं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बात कर रहा था कि भैया प्रोग्राम, इसके प्लानिंग किस तरीके से करोगे NGO का ऑडिट करते हुए, ठीक है। ये 5 पॉइंट लिख के पूरे नंबर मिलेंगे, इसके अलावा कुछ और लिख के नंबर नहीं मिलेंगे, बी स्पेसिफिक। दूसरा है जर्नल ट्रांजेक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल इंक्लूडिंग द पेशेंट्स ट्रीटमेंट, कलेक्शंस ऑफ द रिसीट्स, डॉक्यूमेंट, डोनेशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब भैया इनकम एक्सपेंडिचर सब आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द स्पेशल फॉर टू कंसर्न वाइल द ऑडिटिंग एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ ए हॉस्पिटल, कि भैया हॉस्पिटल को ऑडिट करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस करते हैं, बाकी तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। Mention the specific point to be examined by the auditor in the audit of charitable institution running the hostel for the studying students pursuing the chartered accountancy course and which is charging only the 500 per month from a student in his luggage and the boarding। बेटा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कि भैया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे करोगे, राइट, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन इन डिटेल द ड्यूटी ऑफ द CAG, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ आपका गवर्नमेंट, अच्छा इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन लिखोगे मुझे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक बार फटाफट से क्वेश्चन देख के ना फिर मैं बताती हूँ कि मुझे इसके अंदर से क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, ठीक है। सर CAG के राइट्स कंपाइल करना है सारे बुक्स को, एक्सपेंडिचर चेक करने की भैया जितने भी कंसोलिडेटेड अकाउंट से हुए हैं, जितने भी प्रोविडेंट फंड से एक्सपेंडिचर्स हुए, कंटीजेंट फंड से एक्सपेंडिचर हुए हैं, वो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हुए कि नहीं हुए। उसके बाद रिसीट चेक करोगे, रिसीट्स कहाँ चेक करनी होती है, जहाँ पे सब्सटेंटिव फाइनेंस किया है जिस डिपार्टमेंट को। मतलब एक काम करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा नोट से पढ़ लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। ड्यूटीज़ क्या हैं सर? कंपाइल करना, यूनियन और स्टेट लेवल जितने भी अकाउंट्स हैं उनको बनाने में एडवाइस करना, कंपाइल करना। उसके अलावा सर एक्सपेंडिचर चेक किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है। उसके अलावा कंटीजेंट और पब्लिक फंड से, आपको पता है ना कंसोलिडेटेड फंड क्या होते हैं। सर देखो सर कंसोलिडेटेड फंड ना 2 लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है। जितने भी इनकम होती है गवर्नमेंट की वो सारी की सारी जाती है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, ठीक है। जितने भी एक्सपेंडिचर जर्नली किए जाते हैं वो किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आया उसमें से उसे कितना किस स्टेट को देना है, कितना उसका बजट रहता है ना कि सर दिल्ली का इतना बजट है, बॉम्बे का इतना बजट है, महाराष्ट्र मतलब दिल्ली का इतना है, महाराष्ट्र का इतना है। तो जितने भी ये बजट दिए जाते हैं सारे कंसोलिडेटेड फंड में से ही दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कंसोलिडेटेड फंड है, जितने टैक्स वगैरह से इनकम आया, डोनेशन आया, सब यहीं चला गया, ठीक है। इस फंड में से एक्सपेंडिचर होगा, सारा अर्निंग यहाँ आता है, सारा एक्सपेंडिचर यहाँ से होता है, सारे स्टेट के पास चले जाते हैं उनके कंसोलिडेटेड फंड में से, फंड के अंदर फिर उस कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट एक्सपेंडिचर करता है, समझ पाए। तो भैया जितने भी कंसोलिडेटेड फंड से इनकम और एक्सपेंडिचर हुए हैं उन सबको ऑडिट होता है। उसके अलावा कंटीजेंट और पब्लिक अकाउंट। अब ये कंटीजेंट क्या है सर? देखो इंडिया के अंदर 3 फंड बनाए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कंटीजेंट फंड एंड पब्लिक फंड। देख जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेशन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन एक फंड बनाया जाता है कंटीजेंट फंड, जिसके अंदर कुछ पैसे डाल के छोड़ दिए जाते हैं जो कंटीजेंसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी आया था कोविड, तो वो वाले फंड सिर्फ कंटीजेंसी में ही यूज़ होंगे, उसके अलावा नहीं। और कोई भी ऐसा अर्निंग जो ना यहाँ आ पा रहा है ना यहाँ आ पा रहा है वो चला जाता है सर आपके पब्लिक फंड के अंदर, ठीक है, बात समझ पाए। तो इन तीनों फंड में से जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ उन सबका ऑडिट होगा। उसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सब्सटेंटिवली फाइनेंस हुआ है तो उसके रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का भी ऑडिट होगा। सब्सटेंटिव फाइनेंस का क्या मतलब है कि सर सेंटर मतलब गवर्नमेंट से कितने पैसे आए हैं, 25 लाख से ज़्यादा प्लस जो पैसे आए हैं वो उसके टोटल एक्सपेंडिचर का 75% है या उससे ज़्यादा है। सर अगर कोई डिपार्टमेंट सब्सटेंटिवली फाइनेंस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो उस डिपार्टमेंट का तुम रिसीव्ड भी चेक किया जाता है और एक्सपेंडिचर भी। अब सब्सटेंटिव फाइनेंस्ड का क्या मतलब है सर? देखो एक्सपेंडिचर हर किसी के चेक होते हैं, रिसीव्ड हर किसी के चेक नहीं होते। रिसीव्ड सिर्फ चेक होते हैं अगर वो सब्सटेंटिवली फाइनेंस है। सब्सटेंटिवली फाइनेंस का मतलब है अगर उसको गवर्नमेंट से डोनेशन हुआ है 25 लाख से ज़्यादा का, प्लस जो ये पैसे आए हैं उसको टोटल एक्सपेंडिचर का 75% या उससे ज़्यादा है। क्लियर सर? उसके अलावा ग्रांट्स और लोन है, उनका भी ऑडिट किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल से अगर कोई लोन मिले हैं तो उनका ऑडिट नहीं किया जाता। उसके अलावा सर स्टोर्स और स्टॉक्स है, मतलब जितना भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर इन्वेंट्री वगैरह है उन सबका ऑडिट किया जाता है। गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेट्स का भी ऑडिट होता है सर, ये हम पढ़ के आए थे कंपनीज एक्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। गवर्नमेंट कंपनीज मतलब ऐसी कंपनी जहाँ पे 51% या उससे ज़्यादा का शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्ड करके रखा हुआ है। इवन अ गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है सर। चलो तो दीज आर द ड्यूटी ऑफ CAG। सर एक बात बताओ, जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ऑडिट CAG खुद करता है, तो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट CAG करता है? नहीं, CAG अपॉइंट करता है, वो बंदा उनको ऑडिट करता है, वो रिपोर्ट CAG के पास जाती है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी तो सर यही है कि भैया तुम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे करो, जी हम पढ़ चुके हैं ना। एन NGO ऑपरेटिंग इन दिल्ली, सर द ड्राफ्ट द ऑडिट प्रोग्राम,
of the audit of the receipts of the donations and the permission of the collection amount from the NGO. The 6 point earlier to the situation to the सर यहाँ पे बात हो रहा है NGO का ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनेगा. पहले वाला पॉइंट जो था, पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो था NGO का प्लानिंग के बारे में. ये बात कर रहा है NGO के प्रोग्राम के बारे में कि भैया उसके रिसीप्ट्स की चेकिंग कैसे होगी. इसका आंसर क्या रहेगा सर? देख लो, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना. प्लानिंग एंड प्रोग्राम के अंदर दोनों अलग अलग है. सर देखो, प्लानिंग वाला जो फेज था, दिस इज एनजीओ के प्लानिंग के ये पॉइंट है, प्रोग्राम के ये पॉइंट है. कॉर्पस फंड चेक करोगे, रिजर्व चेक करोगे, ईयर मार्क्ड फंड चेक करोगे, एजेंसी का बैलेंस चेक करोगे, लोन, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट्स. समझ में आए? दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस रखना. प्लानिंग आया है या प्रोग्राम पूछा है. क्लियर? सर यही कंफ्यूजन है ऑडिट के अंदर, क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आंसर याद भी होगा तब भी सही जगह नहीं लिख के आओ तो नंबर कैसे मिलेगा, है ना. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना प्लीज. ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट प्लानिंग. एनजीओ के केस में ऑडिट प्लानिंग एंड एनजीओ के केस में ऑडिट प्रोग्राम इन रिगार्ड्स टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड द 55% ऑफ द पेड अप. एक सेकेंड सर, हाँ, वेट अ मिनट. या सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड द 55% द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द किसान क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी as a which is showing the use losses advised when the central government can direct special audit under the section 77 of the multi state corporate society. सर मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी ऐसी कॉर्पोरेट सोसाइटी जो एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर रजिस्टर है ना. तो सर इस केस के अंदर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल, क्या इस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट के बारे में ऑर्डर दे सकती है? यस सर. अगर उस सोसाइटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर 51% से ज़्यादा सिक्योरिटी हेल्ड करके रखा है तो यस सर, इस केस के अंदर मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकती है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है क्या कि ये जो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी है या तो इंसॉल्वेंट होने वाली है, या ये सेल्फ हेल्प मतलब खुद से काम नहीं कर पा रही है, या यहाँ पे जिस तरीके से ये काम कर रही है, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है, वो बाकी इंडस्ट्री में बाकी लोगों को हार्म पहुंचा रही है. समझ पा रहे हो? अगर सर एक सेकेंड, बिकॉज पता है मैं बोल दूंगी फटाफट, लेकिन रीड करोगे ना जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं इसलिए रीड करवाती हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ. नोट्स के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है एक्चुअली. ये रहा सर. देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर 51% से ज़्यादा शेयर हेल्ड करके रखा हुआ, पेड अप कैपिटल हेल्ड रखे हुआ है किसी मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर, तो इस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है स्पेशल ऑडिट का सिर्फ 3 केसेस में. अगर उसको लगता है कि इसे सेल्फ हेल्प मतलब खुद से काम नहीं कर पाएगी, या उसको लगता है कि सर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम होएगी, मतलब इंडस्ट्री में जो बाकी एंटिटीज़ हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो इंसॉल्वेंट होने वाले हैं. इन 3 केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर से मोर देन 51 पेड अप कैपिटल या तो खुद हेल्ड करती है या स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करती है, दोनों मिलकर हेल्ड करते हैं, तो वो स्पेसिफिक ऑडिट का ऑर्डर दे सकती है. क्लियर? बात समझ में आती है? यहाँ पे जो ऑडिट होगा उसका रिपोर्ट 4 महीने के अंदर ही सेंटर मतलब जैसे ही स्पेशल ऑडिट होगा इसका रिपोर्ट किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 4 महीने रहते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेने के लिए. बात समझ पा रहे हो? या तो वो एक्शन लेती है, अगर एक्शन नहीं लेती विद इन द 4 मंथ तो बाकी सबको वो रिपोर्ट सर्कुलेट कर दी जाती है. राइट? चलिए सर नेक्स्ट. As per an auditor, what would be the area of consideration while auditing the element of room sales during the सर होटल्स का ऑडिट कैसे करोगे? रूम सेल्स का. ठीक है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, यू आर द ऑडिटिंग द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट स्टडी विच रन द 15 मूवी शो एवरी डे. One of the major issue which are the concern to you as the auditor is the agreement entered into by the multiplex owner with the film distributor. State with the point which you check at the auditor in this regard. सर देखो इसके अंदर ना बहुत ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है
क्योंकि इसके अंदर ना बहुत स्पेसिफिक होके सिर्फ उसने पूछा, उसने ये नहीं पूछा कि भैया मूवी हॉल्स का ऑडिट कैसे करना है, उसने सिर्फ उससे पूछा उसमें से एक एलिमेंट। देख मूवीज़ के अंदर एक बंदा होता है जिसको फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, जिसकी फिल्म होती है वो सेल कर देता है मूवी हॉल, जो मूवी हॉल्स के ऑनर्स हैं जिनके पास वो राइट्स होते हैं, वो ही मूवी हॉल्स उस मूवी को डिस्प्ले कर सकती है। तो भैया इसको कैसे चेक करोगे? इसमें बेसिकली हमें 2 पॉइंट चेक करने होते हैं। हमें 2 पॉइंट क्या चेक करने होते हैं? एक तो ये कि भैया कोई ऐसी एग्रीमेंट तो नहीं है जहाँ पे आपने पैसे दे दिए लेकिन अभी तक आपको मूवी के राइट ना मिले हो। एक सेकेंड, फॉर्म LLP, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, क्लब्स, होटल्स, NGO, अरे कहाँ गया, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बता दूंगी। ये रहा सर, आपको बेसिकली चेक करना होता है क्या कि कहीं एडवांस पेमेंट कर दी तो उसके रिगार्डिंग मूवी राइट्स ना मिले हो तो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और कोई ऐसा एडवांस तो है जहाँ मूवी राइट्स नहीं मिले लेकिन उसे पैसे वापस ही नहीं आए उसके बाद भी, इरिवर्केबल अमाउंट तो नहीं है। बेसिकली मेन थिंग ये है कि अगर किसी मूवी डिस्ट्रीब्यूशंस को पैसे दे दिए हैं तो उससे मूवी के राइट्स मिले कि नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो भैया उसका अकाउंटिंग आप किस तरीके से कर रहे हो। वो ऐसा तो नहीं है कि ना मूवी मिलने वाली ना पैसे, समझ पाए। दूसरा आप एग्रीमेंट रीड कर लोगे। क्लियर? सर क्लब का ऑडिट कैसे करोगे? डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफाइन द गवर्नमेंट ऑडिट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सर देखो ये था सर, हमने बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। सर देखो हमने ना हमारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, हमने एक बार क्वेश्चंस रीड आउट कर लिए हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। चैप्टर नंबर 9 और 13 के अंदर जो मेन फोकस होना चाहिए ना सर, वो आपका होना चाहिए कि आप बहुत स्पेसिफिक आंसर लिख के आओ। मैंने आपको अभी बोला था कि मैं आपको चैप्टर नंबर 13 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो नोट करवा देती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही करके जाना, लेकिन इनको थोड़ा ध्यान से करके जाना। सर एक तो यही वाला पॉइंट, मूवी हॉल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की पेमेंट को कैसे चेक करोगे, ठीक है सर। उसके अलावा सर देखो इंडेक्स पे आ रही हूँ, गवर्नमेंट का ऑडिट इज इम्पोर्टेंट, लोकल बॉडीज का ऑडिट इज इम्पोर्टेंट, कॉर्पोरेट सोसाइटीज का ऑडिट इज इम्पोर्टेंट, राइट। उसके अलावा LLP का जो वो वाला पार्ट आता है ना, जहाँ पे तुम्हें ये है कि भैया LLP को अपने रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है, तो वो वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, NGO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। बाकी सब ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी सब में से बहुत नॉर्मल बेसिक पॉइंट रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ के जाना जो मैंने तुम्हें अभी बोले। उसके अलावा सर मुझे 2 क्वेश्चंस और हैं जो आपके साथ, मतलब जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एग्जामिनर होती है, मैं पेपर सेटर होती ना, मैं पक्का डालती है वाले क्वेश्चन। कौन से हैं? एक तो ऑल्दो मैं बहुत रेयर बोलती हूँ कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ICI है, कुछ भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंट फाइलिंग विद द ROCs इन केस ऑफ द LLP, ठीक है। उसके अलावा सर हाँ मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है, क्या मुझे लगता है सर जो आपके होटल्स होते हैं ना, यस, होटल्स के अंदर पिल्फरिंग का आप कैसे चेक करोगे। पूरा होटल में ये नहीं करें कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन होटल्स के अंदर पिल्फरिंग के इश्यू को कैसे चेक करोगे, इसके रिगार्डिंग जो ये 4-5 पॉइंट है ये मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। उसके अलावा मुझे मूवी हॉल के अंदर एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, दूसरा एक मुझे लगता है कि सर जो मूवी की टिकट्स हैं उनके ऊपर किस तरह के इंटरनल कंट्रोल होते हैं, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। पूरा का पूरा मूवी हॉल का ऑडिट कैसे करना वो तो आप लिखाओगे मुझे पता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि मूवी की जो टिकट्स होती हैं उनके ऊपर कौन से इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन की पेमेंट को कैसे चेक करोगे, राइट। उसके अलावा होटल्स के अंदर सर होटल्स का ऑडिट कैसे करना है मुझे पता आप लिखाओगे, लेकिन अगर खाली ये क्वेश्चन आया पिल्फरिंग को कैसे चेक करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे उतना ध्यान से ना पढ़ के जाए, इसको ध्यान से पढ़ के जाना,
राइट सर। उसके अलावा गवर्नमेंट का ऑडिट, कॉर्पोरेट सोसाइटी का ऑडिट, म्यूनसिपालिटीज़ का ऑडिट बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूनसिपालिटी का ऑडिट बहुत छोटा सा है, गवर्नमेंट ऑडिट बहुत छोटा सा, कॉर्पोरेट सोसाइटी थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। LLP इज इंपॉर्टेंट। LLP पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ROC के साथ आपको क्या क्या फाइलिंग करनी होती है। क्लियर। चलिए सर, ये था मेरी साइड से। हमने अपना स्टडी मेट के क्वेश्चंस कवर कर लिए, जितने भी थियोरी के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड नाउ ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस एंड गॉड ब्लेस यू।